इन्फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हम जब भी बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं अपनी इकोनॉमी को शुरू करते हैं और हमने अपनी वर्क फोर्स को देखते हैं। वर्क फोर्स जो हमारी है वो मेजर दो पार्ट में बांट दी जाती है। ओके, एक को हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर और दूसरे को हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनका मतलब समझ लेते हैं। इंडिया में आपको पता है पहले से ही, बहुत पहले से, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी ज्यादातर जो हमारी वर्कफोर्स पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर एंड देन सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुए। बड़ी बड़ी कंपनियां और एंटरप्राइजेस स्टैब्लिश हुई और इन कंपनियों ने लोगों को एम्प्लॉय किया बहुत बड़े लेवल पे, राइट। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली, कुछ रेगुलेशंस निकाले फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज जो है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट किए जो हर पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों को फॉलो करनी होती है। जैसे कि मिनिमम वेज, मतलब अगर एक पर्टिकुलर टाइप का आप काम किसी पर्सन से करवा रहे हैं, किसी एम्प्लॉय से करवा रहे हैं, तो उसके लिए वेज डिसाइड कर दी। जैसे आज की डेट में भी हम कहते हैं जो सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस की जो इंटर्नशिप की जो बच्चे कर रहे हैं और उनका लेवल डिसाइड कर दिया कि इंटरमीडिएट में कोई बच्चा कर रहा है तो एटलीस्ट 15,000 रुपए की उसको पेमेंट होगी। एक्चुअली में इतनी होती नहीं है, बट ठीक है, 15,000 की मिनिमम वेज बोल दी। या कहीं नॉर्मल आप जा रहे हैं, इनिशियल आप जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो भी आपकी सैलरी 12 से 15,000 के बीच में होनी ही चाहिए। मिनिमम वेज सेट कर दी है गवर्नमेंट ने कि एटलीस्ट आप 15,000 तो मतलब उसे पे करेंगे और कुछ बेसिक फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मेडिकल रिलेटेड यानी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज और वर्क एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन वाटर, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन, बैठने की व्यवस्था, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कूलिंग की समस्या, मतलब समाधान, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में, रेगुलेशन से बोली है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन प्रोग्राम का भी के बारे में बोलती है, ग्रेजुटी के बारे में बोलती है कि भाई जब पर्सन एम्प्लॉय इतने कई सालों, 20-25 साल काम करने के बाद किसी एंटरप्राइज में रिटायर हो रहा है ना, तो उसको आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ बेनिफिट्स दिए जाने हैं, पेंशन के, ग्रेजुटी के, ये सारे के सारे रेगुलेशंस गवर्नमेंट निकालती है, ठीक है, उन्होंने फॉर्मुलेट किए। अब ये जो पॉलिसीज और रेगुलेशंस जिनके बारे में हमने बात करी, ये कौन फॉलो करता है? ये यूजुअली फॉर्मल सेक्टर फॉलो करता है, ठीक। फॉलो करता क्या है? फॉलो इसको करना पड़ता है, ठीक। तो ये फॉर्मल सेक्टर हो गया जहां पे सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई सारी पॉलिसीज, रेगुलेशंस, जनरल कंडीशंस रिगार्डिंग मिनिमम वेज, जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी हॉलीडेज के एक महीने में या एक साल में इतने नंबर ऑफ हॉलीडेज मिलेंगे। किसी किसी कंपनी में 12 हॉलीडे देने की छूट वो है, किसी किसी कंपनी में 20 देते हैं, और बड़ी जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो तो क्या कहते हैं मैंडेटरी लीव भी बोलती है, ठीक है, और वो कंडक्ट भी करते हैं टूर्नामेंट और ये बाहर घूमने का भी कंडक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है, ठीक, उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, उसकी सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए सारा काम फॉर्मल सेक्टर में होता है। इसीलिए इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। ठीक। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल, जैसे आपको पता है, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड का आपको पता है, मतलब सेम वही काम यहाँ पे है, वही मतलब उसी सेंस में हम इन बातों को समझ लेंगे। हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वो जहां पे आप जैसे नॉर्मली किसी से बात करते हैं, जैसे अभी आप अपने आपस में दोस्ती यारी में आपस में बात कर रहे हैं,
ये हो गया आपका इनफॉर्मली आप बात कर रहे हैं। पर अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, अपने कुलीग से ऑफिस रिलेटेड यानी ऑफिस रिलेटेड कंटेंट पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो फॉर्मल हो गया। फॉर्मल जो चीजें आप जैसे बात करते हैं वगैरह ईमेल पे, या आप नॉर्मली मीटिंग में ये सारी बातें करते हैं फॉर्मली, जहां पे बॉस और सबऑर्डिनेट यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक। लेकिन भाई अगर आप लंच में बैठे हुए हैं, साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो इनफॉर्मल हो गया, यानी वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट के सेंस में अगर हम बोले तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिसके ऊपर बेसिकली हम ये कहते हैं कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होते या उसके द्वारा गवर्न नहीं होते, राइट। इनको वो जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयज उनको जो बेनिफिट मिलते हैं, ग्रेजुटी के, हॉलीडेज के, प्रोविडेंट फंड के, मेडिकल बेनिफिट्स जो मिलते हैं, ये भी इनको नहीं मिलते। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर कौन होता है? जैसे एक कोई आपकी गलियों में देखो, जो जितने भी सारे जो शॉपकीपर्स हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। कोई मजदूर है ना, वो काम कर रहा है, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। जो रेडी लगाते हैं, ये और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो है ना, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक। तो बुक में एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात लिखी है, बट सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, हमारे पास और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को अलग अलग समझ सकते हैं, ओके। लेकिन बुक में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखी है कि जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, अगर उसमें 10 या 10 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हैं, तो वो आप फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बोल दोगे। और जिसमें 10 से कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी पब्लिक इंटरप्राइज हैं, जितनी पब्लिक इंटरप्राइज है यानी गवर्नमेंट ओन्ड है, उनको तो हम फॉर्मल सेक्टर बोलते ही बोलते हैं, ठीक। तो हम कह रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस या एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी, जो भी लिखना चाहते हो, इसमें अगर 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर बन जाएगा, ओके। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर की बात हम करते हैं, तो यहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि जो पब्लिक इंटरप्राइज है, पब्लिक गवर्नमेंट ओन्ड है, वो अपने आप ही हम बोल देते हैं कि भाई फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगी। उसके क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से तो गवर्नमेंट ही फॉलो नहीं करेगी क्या? गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी में फॉलो नहीं करेगी, होगा। इसलिए सिर्फ यहाँ पर प्राइवेट इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, ठीक। और यहां पे हम कह देते हैं कि लेस देन 10 वर्कर्स आर हायर्ड, ठीक है। अगर 10 से कम वर्कर यहाँ पे हायर्ड है तो प्राइवेट इंटरप्राइज है, तो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल में दी। मजदूर लोग जो होते हैं, या जो साहूकार वगैरह है, जो डेली किराना शॉप खोल रखी है, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो रेडियो वगैरह लगाते हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज का मतलब जो एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड वर्क रिलेटेड जो कुछ पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, या वो उसको कवर नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, और इसी को हमने इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स बोला है। धीरे धीरे अगर हम देखें, अपना ट्रेंड देखें इंडियन वर्कफोर्स का, तो जो
हमारी वर्कफोर्स है उसका इनफॉर्मलाइजेशन आने वाले सालों में बढ़ता जा रहा है ना, आने वाले सालों में ये बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि हमारे देश में जो अभी जैसे कोविड हो रहा है, कोविड में आप देख रहे हो कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है जो इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी इनकम बहुत लो होती है इन कंपैरिजन टू फॉर्मल सेक्टर। इनकी इनकम बहुत कम होती है ना। और अगर आप एक डेटा पे जाओ तो एटलीस्ट 90% एज पर एनसीईआरटी, जो अभी करंट डेटा चल रहा है, एनसीईआरटी का जो करंट डेटा है, एनसीईआरटी बुक का, 90% पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयड जो है एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाइन्टी परसेंट एम्प्लॉयड जो है वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हो गए, जो घर से जो काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, शॉप्स, अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट, सारी इसके अंदर आ जाती है। मजदूर, रेडी, सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो जब कोविड हुआ, ये पेंडेमिक शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल थे वो कौन थे? इनफॉर्मल सेक्टर के थे, मजदूर लोग थे। इनकी जैसे रेडी जो लगाते हैं, इनकी रेडियां बंद हो गई, ठीक है। जो किराना शॉप खोल रहे, किराना शॉप बंद हो गए, जिनकी वैसी शॉप्स थी कुछ वो बंद हो गई, राइट। तो इसकी कुछ फीचर्स हमने समझे इनफॉर्मल सेक्टर के, इनफॉर्मल सेक्टर के, कि सबसे पहली बात, इनको जो पेमेंट है वो बहुत कम मिलती है, यानी जो वेज पेड जो उनको होता है, मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इन केस ऑफ नो वर्क, अगर काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो रोटी नहीं मिली। और मान लो ये जो कहीं वर्करों के किसी ऐसे छोटे मोटे लाला या साहूकार एक भी मान लो काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, या आप घर बनवा रहे हो, मजदूर को आपने हायर कर रखा है, तो जो एम्प्लॉयर जो इन्हें हायर करता है उसका रूल चलता है। हो सकता है किसी मजदूर के यहाँ, कोई मजदूर किसी पर्सन के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वो चाय भी ना पूछे, वो आराम भी ना दे, है ना। पानी पीने के लिए तो गर्म पानी मिल रहा है गर्मी में। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में अब हम लिख लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों सेक्टर के बारे में लिख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, एक और फीचर है यहाँ पे कि जो मेल परसेंटेज है, हम कह सकते हैं कि जो मेल परसेंट है वो 69% है टोटल वर्कफोर्स का। तो मेल वर्कर्स account for 69% of the workforce। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं all the policies and regulations। तो आपको अगर याद रखना है ना, तो इससे याद रखोगे आप, ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं, all the policies and regulations formulated by government are followed। यहां पे फॉलो होती है, सच एज हम कह सकते हैं कौन कौन सी पॉलिसीज, मैं रैंडमली कुछ नाम दे रहा हूं, जैसे मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट
पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, पेंशन वगैरह से रिलेटेड, ठीक। और क्या फॉलो होता है, और क्या होता है यहाँ पे, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, expected to work for fixed hours, only for a fixed hours, घंटे जो है वो फिक्स्ड होंगे। और क्या लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें, जैसे पेड हॉलीडेज, मतलब इन छुट्टियों की पैसे नहीं कटेंगे, पेड हॉलीडेज सच एज, पेड हॉलीडेज हो गया, मिलता है इनको। और क्या मिलता है, पीएफ मिलता है इनको, डीएमएस अलाउंस वगैरह मिलता है, ग्रेजुटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, फैसिलिटीज में बेनिफिट लिखो, फैसिलिटीज नहीं बेनिफिट्स ज्यादा देते हैं, बेनिफिट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, and safe working environment conditions are ensured। अगर सेफ कंडीशंस नहीं है, प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, ठीक, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉय ना अगर केस कर सकता है कंपनी के ऊपर, इसलिए कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने पहले लिख दिया कि ऐसी इंटरप्राइज पब्लिक भी होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती हैं, ठीक, और 10 या 10 से ज्यादा अगर वर्कर एम्प्लॉय है तो वो आपकी फॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। अच्छा, यहां हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कुछ बातें तो ऑलरेडी लिख दी कि भाई इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, भाई नॉट जनरली नॉट गवर्न्ड बाय द रूल्स। कौन से रूल्स, जो ये रूल्स अभी हमने इधर पढ़े हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, laid down by the गवर्नमेंट। इसका एक और मेन फीचर है कि jobs in the unorganized sector are very low paid, बहुत ही कम पैसा मिलता है यहाँ पे। और क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पे जो फैसिलिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं सच एज ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, पेड हॉलीडेज मतलब छुट्टियों के भी पैसे मिलेंगे, प्रोविडेंट फंड, ये सब नहीं मिलने वाला, नो पेड लीव्स, नो प्रोविडेंट फंड, नो पेड हॉलीडेज, एंड मेडिकल
बेनिफिट्स, कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी सब्सेंट। उसे फोन मांग लो, नेट नहीं चल रहा। क्या? मम्मी का नेट नहीं चल रहा, उसे फोन मांग लो। तो यहाँ पे एक और चीज है, एम्प्लॉयर इज द हु, एम्प्लॉयर हु डिसाइड्स the rules and regulation of work। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट is a situation where people are willing to work, काम करना चाहते हैं। जो गिवन वेज रेट चल रहा है मार्केट में, वो उस वेज रेट पे भी काम करना चाहते हैं, बट do not get any work। ओके, तो मीनिंग अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की, सिंपल सी है कि पर्सन wants to work but do not get any kind of work at given wage rate। तो ये जो डेटा हम अनएम्प्लॉयमेंट का एक्वायर करते हैं, ये हम कहां से एक्वायर करेंगे? जितने भी हम डेटा की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कई बार आपका एमसीक्यू वगैरह पूछ लिया जाता है, तो हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपके जो सोर्स है, हम पहले कह रहे हैं कि जो भाई इंडिया की जो सेंसस हुई है उसमें जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो जनगणना हुई है, इसीलिए हम ज्यादातर 2011-12 का डेटा लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो मतलब फिजिकल मोड में जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, वो 2011-12 में हुआ था, है ना। तो इसीलिए जो हम बार बार कहते हैं कि सर हम रीसेंट डेटा इसलिए नहीं यूज करते, क्योंकि अभी जब तक हमारा दोबारा सेंसस नहीं होगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, एक्चुअल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, तब तक वो एनसीईआरटी से अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए अभी आप जो पढ़ते हैं डेटा, वो 2011 का डेटा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 में 11-12 में हुई थी। कायदे से हर 10 साल बाद सेंसस होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पाई क्योंकि सेवरल रीजंस। 2021 में होनी थी, 2021 चल रहा है, अब 2021 में आपको पता ही कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मे बी इट विल बी डिलेड अराउंड 1 or 2 years, मे बी 1 year, who knows। नेक्स्ट, कहां से लेते हो आप?